साथियों, एक ऐसा शब्द जो हमेशा से नीच और अपमानित रखा गया हो, इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों का उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से शोषण किया गया हो, आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दलित बहुजन समाज में सामाजिक क्रांति का बिगुल किसने बजाया? आखिरकार वह बहुजन महापुरुष कौन थे जिन्होंने शोषित पीड़ित दलित बहुजन समाज के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए संघर्ष किया और बहुजन समाज में चेतना पैदा की? आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 बहुजन महापुरुषों के बारे में बताएंगे। नंबर 1 पर आते हैं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था। ज्योतिबा जब मात्र 1 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। सगुनाबाई ने ही उन्हें मां की ममता और दुलार दिया। 7 वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गांव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया। जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही। सगुनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की। घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे। ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे। लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे। उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए काफी काम किया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकालवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के 3 स्कूल खोल दिए। हिंदू समाज के सामाजिक रूढ़ी परंपरा के खिलाफ ज्योतिबा फुले आवाज उठाने लगे। इन सुधारकों ने स्त्री शिक्षण, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, सम्मति वय, बाल विवाह आदि सामाजिक विषयों पर लोगों को जगाने की कोशिश की। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने भारत के इस सामाजिक आंदोलन से महाराष्ट्र में नई दिशा दी। उन्होंने वर्ण संस्था और जाति संस्था, ये शोषण की व्यवस्था है और जब तक इनका पूरी तरह से खात्मा नहीं होता तब तक एक समाज की निर्मिति असंभव है, ऐसी स्पष्ट भूमिका रखी। ऐसी भूमिका लेने वाले वो पहले भारतीय थे। जाति व्यवस्था निर्मूलन के कल्पना और आंदोलन के उसी वजह से वो जनक साबित हुए। महात्मा फुले इन्होंने अछूत स्त्रियों और मेहनत करने वाले लोग, इनके बाजू में जितनी कोशिश की जा सकती थी उतनी कोशिश जिंदगी भर फुले ने की है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, बहुजन समाज को आत्मसम्मान देने की, किसानों के अधिकार की ऐसी बहुत सी लड़ाइयों को प्रारंभ किया। सत्यशोधक समाज ये भारतीय सामाजिक क्रांति के लिए कोशिश करने वाली अग्रणी संस्था बनी। महात्मा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ने के बाद 1839 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत की पहली पाठशाला खोली। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह इस संस्था के पहले कार्यकारी व्यवस्थापक तथा कोषपाल भी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज में शूद्रों पर हो रहे शोषण तथा दुर्व्यवहार पर अंकुश लगाना था। महात्मा फुले अंग्रेजी राज के बारे में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे, क्योंकि अंग्रेजी राज की वजह से भारत में न्याय और सामाजिक समानता के नए बीज बोए जा रहे थे। महात्मा फुले ने अपने जीवन में हमेशा बड़ी ही प्रबलता तथा तीव्रता से विधवा विवाह की वकालत की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं के लिए एक घर भी बनवाया था। दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए उन्होंने अपने खुद के घर के दरवाजे सभी जाति तथा वर्गों के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। ज्योतिबा मैट्रिक पास थे और उनके घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे वेतन पर सरकारी कर्मचारी बन जाएं। लेकिन ज्योतिबा ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया था। उन दिनों में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि घर के कामों तक ही उनका दायरा था। बचपन में शादी हो जाने के कारण स्त्रियों के पढ़ने लिखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में ही विधवा हो जाती थी तो उसके साथ बड़ा अन्याय होता था। तब उन्होंने सोचा कि यदि भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माताएं ही अंधकार में डूबी रहेगी तो देश का क्या होगा, और उन्होंने माताओं के पढ़ने पर जोर दिया था। उन्होंने विधवाओं और महिला कल्याण के लिए काफी काम किया था। उन्होंने किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के भी काफी प्रयास किए थे। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा और उनकी पत्नी ने मिलकर 1838 में स्कूल खोला, जो देश का पहला महिला विद्यालय था। उस दौर में लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू कर दिया और उनको इतना योग्य बना दिया कि वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके। एक्सेस ज्योतिबा यह जानते थे
कि देश व समाज की वास्तविक उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक देश का बच्चा बच्चा जाति पांति के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। साथ ही देश की नारियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार नहीं पा लेती। उन्होंने तत्कालीन समय में भारतीय नवयुवकों का आह्वान किया कि वे देश, समाज, संस्कृति को सामाजिक बुराइयों तथा अशिक्षा से मुक्त करें और एक स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। मनुष्य के लिए समाज सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छी ईश्वर सेवा कोई नहीं। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार के पिता समझे जाने वाले महात्मा फूले ने आजीवन सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया। वे पढ़ने लिखने को कुलीन लोगों की बपौती नहीं मानते थे। मानव मानव के बीच का भेद उन्हें असहनीय लगता था। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। इनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था और इनकी पहली अनुयायी खुद इनकी पत्नी थी, जो हमेशा अपने सपनों को बांटती थी तथा पूरे जीवन भर उनका साथ दिया। अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं के एक न्याय संगत और एक समान समाज बनाने के लिए ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई वहां अध्यापन का कार्य करती थी, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक उच्च अशोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिबा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाते रहे। बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहां जाति, धर्म तथा पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। वे ऐसी महिलाओं से बहुत सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुई हो या किसी कारणवश परेशान हो। इसलिए उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे थे जहां उनकी देखभाल हो सके। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले का महापरिनिर्वाण हो गया और एक महान समाज सेवी इस दुनिया से विदा हो गया। दूसरे नंबर पर आती है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। 19वीं शताब्दी के दौरान एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक, शिक्षिका और लेखिका सावित्रीबाई ने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई को अपने युग की निपुण महिलाओं में से एक माना जाता है। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महाराष्ट्र में पुणे के भिडेवाड़ा में प्राथमिक युवा महिला विद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित करने और मुक्त करने के अपने प्रयासों में बहुत प्रयास किया। बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। सावित्रीबाई फुले को महाराष्ट्र में सामाजिक सुधारक के रूप में पहचाना जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें B.R. अम्बेडकर और अन्ना भाऊ साठे के आदर्शों के साथ दलित मांग के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। अपनी शादी के बाद सावित्रीबाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू की। ज्योतिराव फुले ने खुद अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पैर रचने के लिए प्रोत्साहित किया। ज्योतिराव ने अपने सभी धर्मार्थ प्रयासों में पूरे दिल से सावित्रीबाई का समर्थन किया। जब वह अपनी किशोरावस्था में थीं, तब ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने पुणे में युवा महिलाओं के लिए पहला स्थानीय प्रशासित स्कूल स्थापित किया। इसी दौरान उनकी दोस्ती उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख से हुई, जिन्होंने इनको स्कूल शुरू करने के लिए जगह प्रदान की। हालांकि इस फैसले से उनके परिवार और पड़ोस दोनों उनके खिलाफ हो गए थे। सावित्रीबाई अंततः स्कूल की मुख्य शिक्षिका बनी। बाद में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने महार स्टेशनों से अछूत बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। 1852 में 3 सक्रिय फुले स्कूल थे। ब्रिटिश सरकार ने उस वर्ष 16 नवंबर को फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए मान्यता दी और सावित्रीबाई को शीर्ष शिक्षिका के रूप में चुना गया। उन्होंने उस वर्ष महिला सेवा मंडल की भी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं में उनके अधिकारों, बड़प्पन और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। विधवाओं के सिर मुंडवाने के कृत्य के खिलाफ जाने के लिए वह मुंबई और पुणे में नाई की हड़ताल शुरू करने में सफल रही। उनके बढ़ते कदम से बौखलाई ब्रिटिश सरकार ने फुले के तीनों स्कूल बंद कर दिए गए थे। इसके कई कारण थे। शैक्षिक कार्यक्रम के मूल्यांकन पर असहमति के कारण स्कूल बोर्ड सलाहकार समूह से ज्योतिराव का इस्तीफा और सरकार से सहायता रोकना शामिल था। देश भर में चल रहे विद्रोह से ज्योतिराव और सावित्रीबाई फातिमा शेख के साथ चल रही परिस्थितियों से काफी परेशान थे। सावित्रीबाई ने समय के साथ 18 स्कूल खोले और कई सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाया। सावित्रीबाई और फातिमा शेख ने स्टेशनों से महिलाओं और लोगों को पैर रचना शुरू किया। बहुत से लोग, विशेष रूप से पुणे के उच्च वर्ग जो दलित के खिलाफ थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया।
स्थानीय लोगों ने सावित्रीबाई और फातिमा शेख से समझौता कर लिया, जिन्हें भी बदनाम किया गया और सामाजिक रूप से अपमानित किया गया। सावित्रीबाई जब स्कूल जाती तो उन पर गाय का गोबर, मिट्टी और पत्थर फेंके गए, लेकिन वह अपने लक्ष्य से नहीं हटी। सगुनाबाई अंततः सावित्रीबाई और फातिमा शेख के साथ जुड़ गईं और उनकी तरह प्रशिक्षण वृद्धि में अग्रणी बन गईं। इस बीच सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने कृषिविदों और श्रमिकों के लिए एक रात्रि विद्यालय की भी स्थापित किया, ताकि वह दिन में काम कर सकें और रात में अपने कक्ष में आराम कर सकें। सावित्रीबाई ने स्कूल छोड़ने वालों की दर पर नजर रखने के लिए बच्चों को स्कूल जाने के लिए भुगतान करना शुरू किया। वह अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले युवा छात्रों के लिए प्रेरणा बनी रही थी। उन्होंने छात्रों के लिए रचना और चित्रकला कौशल जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। सावित्रीबाई की छात्रा मुक्ता साल्वे ने एक पत्र लिखा, जो बाद में उस समय की दलित महिलाओं की मुक्ति के बारे में लिखने का आधार बना। उन्होंने माता पिता को बच्चों की उचित शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया, ताकि वह अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना ज्योतिराव और सावित्रीबाई द्वारा की गई थी। विधवाओं की हत्या को रोकने और बाल मृत्यु दर खत्म करने के लिए उन्होंने कई सभाओं का आयोजन किया। ज्योतिराव और सावित्रीबाई की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने काशीबाई नाम की एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चे को गोद लिया, जिससे आम जनता के सक्रिय सदस्यों को ताकत का महत्वपूर्ण संदेश मिला। गोद लिए हुए बच्चे यशवंतराव आगे चलकर विशेषज्ञ बने, जबकि ज्योतिराव ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। सावित्रीबाई ने सती प्रथा और बाल विवाह जैसे सामाजिक अन्याय के खिलाफ अथक संघर्ष किया, दो सबसे संवेदनशील सामाजिक मुद्दे जो धीरे धीरे महिलाओं की वास्तविक उपस्थिति को कम कर रहे थे। जब अन्य लोग सूखे अछूतों को पानी पिलाने से डरते थे, क्योंकि एक अगम्य की छाया को दुर्बल के रूप में देखा जाता था, तो दंपति ने उनके लिए अपने घर में एक कुआं खोल दिया। उनका लक्ष्य महिलाओं, शूद्रों, दलितों और अन्य कम भाग्यशाली लोगों को दुर्व्यवहार और शोषण से बचाना था। इसके सदस्यों में मुस्लिम, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी शामिल थे। सावित्रीबाई ने को अपने पति ज्योतिराव फुले की मृत्यु के बाद समाज की कार्यकारी के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने शुरू हुए भुखमरी के दौरान साहसपूर्वक काम किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त भोजन वितरित किया। सावित्रीबाई और यशवंतराव ने बीमारी से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए पुणे के किनारे एक केंद्र खोला। वह मरीजों को सुविधा केंद्र तक ले गई, जहां उनके बच्चे ने उनका इलाज किया। सब कुछ ठीक होने की स्वाभाविक प्रक्रिया में मरीजों की सेवा करते करते उन्हें बीमारी हो गई और 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। समाज की सुस्थापित कुरीतियों को रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले के निरंतर प्रयास और उनके द्वारा किए गए अच्छे परिवर्तनों की समृद्ध परंपरा आज भी हमें प्रेरित करती है। सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त हुआ। नंबर 3 पर आती है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका माता फातिमा शेख। भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक और समाज सुधारक फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को पुणे में हुआ था। फातिमा शेख एक भारतीय महिला शिक्षिका थी, जो सावित्रीबाई फुले की सहयोगी भी थी। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने साथ मिलकर दलित, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के उन समुदायों को शिक्षित करने के प्रयास किया जिन्हें वर्ग, धर्म या लिंग के आधार पर शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। इस योगदान के लिए फातिमा शेख को आधुनिक भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षक कहा जाता है। अपने क्षेत्र में आजीवन चैंपियन के रूप में सम्मानित शेख समाज सुधारकों ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के साथ लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूलों में से एक की सह स्थापना की और इसे स्वदेशी पुस्तकालय का नाम दिया। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की मुलाकात उस समय हुई थी जब ये दोनों एक अमेरिकी मिशनरी द्वारा संचालित टीचर ट्रेनिंग संस्थान में नामांकित किया गया था। फातिमा शेख ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को उस समय साथ दिया था जब कुछ कट्टरपंथियों को महिलाओं को शिक्षित करने की इनकी मुहिम पसंद नहीं आई और इन दोनों को घर से निकाल दिया गया था। तब शेख ने न सिर्फ इन दोनों को अपने घर में रहने के लिए जगह दी, बल्कि लड़कियों की शिक्षा के लिए पुणे में स्कूल खोलने के लिए जगह भी दी। उस समय शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में फातिमा शेख ने न सिर्फ स्कूल में पढ़ाया करती थी, बल्कि हर घर में जाकर लड़कियों को शिक्षा का महत्व समझाती थी और शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती थी, जिसके कारण इनको समाज के कुछ वर्गों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। इन्होंने सावित्रीबाई फुले के उन सभी 5 स्कूलों में पढ़ाया था जो फुले ने स्थापित किया था। इन्होंने कभी किसी बच्चे के धर्म जाति के आधार पर नहीं बांटा, बल्कि हर धर्म के बच्चों को स्नेह से शिक्षित करने का सराहनीय कार्य किया। इन सब के संयुक्त प्रयासों को सत्यशोधक समाज के आंदोलन के रूप में मान्यता दी गई।
समानता के लिए इस आंदोलन के एक आजीवन चैंपियन के रूप में शेख ने घर घर जाकर अपने समुदाय के दलितों को स्वदेशी पुस्तकालय में सीखने और भारतीय जाति व्यवस्था की कठोरता से बचने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें महान कट्टरपंथियों के प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा। सत्यशोधक आंदोलन में शामिल लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया गया, लेकिन फातिमा, शेख और उनके सहयोगी हमेशा डटे रहे। नंबर 4 पर आते हैं छत्रपति साहूजी महाराज। साहूजी महाराज को आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। छत्रपति साहू महाराज को एक भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता था। वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। छत्रपति साहू महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी, गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। साहू महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंधित लगाया गया। उनके पिता का नाम श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे था। छत्रपति साहू महाराज का बचपन का नाम यशवंतराव था। छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर में राज्य करते थे। राजर्षि छत्रपति साहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 में हुआ था। उनके बचपन का नाम यशवंतराव था। बाल्यावस्था में ही बालक यशवंतराव को छत्रपति साहू महाराज की हैसियत से कोल्हापुर रियासत की राजगद्दी को संभालना पड़ा था। छत्रपति साहू महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार विद्यालय में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई रजवाड़े में ही एक अंग्रेज शिक्षक स्टुअर्ट मिटफर्ड फ्रेजर के जिम्मे सौंपी गई थी। अंग्रेजी शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव छत्रपति साहू महाराज के दिलो दिमाग पर गहराई से पड़ा था। वैज्ञानिक सोच को न सिर्फ वे मानते थे बल्कि इसे बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करते थे। पुरानी प्रथा, परंपरा अथवा काल्पनिक बातों को वे महत्व नहीं देते थे। दलितों की दशा में बदलाव लाने के लिए उन्होंने 2 ऐसी विशेष प्रथाओं का अंत किया जो युगांतरकारी साबित हुई। पहला, उन्होंने उस बलूतदारी प्रथा का अंत किया जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गांव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। इसी तरह उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनदारी का अंत किया तथा भूमि सुधार लागू कर महारों को भूस्वामी बनने का हक दिलाया। इस आदेश से महारों की आर्थिक गुलामी काफी हद तक दूर हो गई। दलित हितैषी उसी कोल्हापुर नरेश ने मनमाड़ में दलितों की विशाल सभा में सगर्व घोषणा करते हुए कहा था, मुझे लगता है आम्बेडकर के रूप में तुम्हें तुम्हारा मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी गुलामी की बेधियां काट डालेंगे। उन्होंने दलितों के मुक्तिदाता की महज जुबानी प्रशंसा नहीं की बल्कि उनकी अधूरी पड़ी विदेशी शिक्षा पूरी करने तथा दलित मुक्ति के लिए राजनीति को हथियार बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया। किंतु वर्ण व्यवस्था में शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत तबकों के हित में किए गए ढेरों कार्यों के बावजूद इतिहास में उन्हें जिस बात के लिए खास तौर से याद किया जाता है वह है उनके द्वारा किया गया आरक्षण का प्रावधान। साहू महाराज इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने वहीं से एक आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन के 50% पद पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। महाराज के इस आदेश से कोल्हापुर के ब्राह्मणों पर जैसे गाज गिर गई। उल्लेखनीय है कि साहू महाराज ने राज्य की बागडोर संभाली थी। उस समय कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त थे। इसी प्रकार लिपिकीय पद के 500 पदों में से मात्र 10 पर गैर ब्राह्मण थे। साहू महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों को अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। दरअसल मठ को राज्य के खजाने से भारी मदद दी जाती थी। तत्कालीन शंकराचार्य उक्त आदेश को दरकिनार करते हुए संकेश्वर मठ में रहने चले गए थे जो कोल्हापुर रियासत के बाहर था। छत्रपति साहू जी महाराज का निधन 10 मई 1922 मुंबई में हुआ। महाराज ने पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। उनका समाज के किसी भी वर्ग से किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। साहू महाराज के मन में दलित वर्ग के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जो क्रांतिकारी उपाय किए थे वह इतिहास में याद रखे जाएंगे। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम।